वाकई एक ऐसे आर्थिक संकट की दिशा में भारत बढ़ रहा है जहां पर भारत की अर्थव्यवस्था इस देश के 90% लोगों को सीधे प्रभावित करेगी, तो फिर उसकी काट क्या होगी। 2 दिन के बाद अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी मार्को रूबियो दिल्ली आ रहे हैं। वो 3 दिनों तक दिल्ली में रुकेंगे। इस दौर में ट्रेड डील पर बातचीत होगी, क्वाड की बैठक होगी, भारत की इकोनॉमी किस दिशा में जाए इस पर बड़ी मोटी लकीर खींची जाएगी। और 23 सितंबर को ब्रिक्स की बैठक होगी जिसमें शामिल होने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों आएंगे, जिसमें यह तय होना है कि ब्रिक्स की रूपरेखा अब किस दिशा में बढ़ेगी। यानी डॉलर और अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने की स्थिति में सितंबर के महीने में दिल्ली के भीतर ही जो बैठक होगी उसकी अगुवाई भारत कर रहा होगा। और 2 दिनों के बाद जब मार्को रूबियो दिल्ली में होंगे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उसकी आर्थिक नीति और उसके आश्रय उसने जो दुनिया भर के लिए ट्रेड डील बनाई, जिसमें पहले नंबर पर भारत खड़ा है क्योंकि भारत कमोवेश उसके हर निर्देश को मान रहा है, तो फिर दिशा वह भी पकड़नी होगी। तो क्या यह एक आसान सी परिस्थिति है? प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा कर आज सुबह ही दिल्ली वापस लौटे और दिल्ली में कैबिनेट की बैठक, पूरी कैबिनेट आज बैठेगी। हर विभाग का अध्ययन किया जाएगा, उसकी रूपरेखा तय की जाएगी, मंत्रियों का पहचान अपने तौर पर देना होगा और उसके बाद जो कार्यप्रणाली देश को चलाएगी उस दिशा में प्रधानमंत्री का महामंत्र शामिल होगा। बीते 12 वर्षों में कई कैबिनेट की बैठक हुई है, लेकिन इस बार की कैबिनेट की बैठक अलग क्यों है? और इस बार की कैबिनेट की बैठक का मतलब क्या वाकई एक ऐसे आर्थिक संकट की दिशा में भारत बढ़ रहा है जहां पर भारत की अर्थव्यवस्था इस देश के 90% लोगों को सीधे प्रभावित करेगी, तो फिर उसकी काट क्या होगी? यह सवाल कैबिनेट की बैठक में उठेगा क्या? लेकिन इस बार की कैबिनेट बिल्कुल अलग है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के जहन में यह सवाल हो कि असल में मंत्रिमंडल विस्तार होगा कि संकट के दायरे में तो इस देश के कम से कम 10 मंत्रालय तो ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं, और आईसीयू का मतलब यह होता है कि वो संकट की परिस्थितियों में घिरे पड़े हैं, मसलन तेल मंत्रालय। लेकिन तेल मंत्रालय संभालते कौन है? हरदीप पुरी संभालते हैं। उनका नाम पूरे देश ने कब जाना? जब एप्स्टीन फाइल का जिक्र हुआ तब जाना। और एप्स्टीन फाइल के जरिए जब धागे खुलने लगे तो पता चला कि दरअसल अचानक वो मंत्रिमंडल में इस लिहाज से शामिल नहीं हुए कि उनके इंटेलेक्चुअलिज्म या उनकी रणनीति या उनकी समझ शानदार थी। दरअसल उसके पीछे उनके कनेक्शंस खुलकर सामने आने लगे। तो उनको आप बदल सकते नहीं हैं। दूसरी बड़ी बात है, इस दौर में जो सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है वह भारत के भीतर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी ऐतिहासिक असंतुलन की दिशा में भारत इस दौर में घाटे में जा रहा है और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होते चला गया। जहां एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट बढ़ गया। तो यहां पर आपके जहन में एक नाम कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का आ सकता है, लेकिन पीयूष गोयल को क्यों हटाया जाए? उनके जरिए तो पार्टी फंडिंग और बाकी चीजें जो नेक्सस होती है उसको अमल में लाया जाता है, तो फिर उन्हें क्यों हटाया जाए? तो हरदीप पुरी हट नहीं सकते हैं, पीयूष गोयल हट नहीं सकते हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो शायद एक सबसे मजबूत या कहें सबसे कमजोर प्यादा है। जो फाइल पीएमओ से निकली चंद मिनटों के बाद उस पर सहमति भरे हस्ताक्षर फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकलकर आ जाते हैं। यानी इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में पीएमओ ही काम करता है। और इस दायरे में आप कह सकते हैं इस दौर में बड़ा संकट यूरिया को लेकर या कहें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आने वाला है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान ने तो अच्छा काम किया, लोकप्रिय हैं, लेकिन सवाल तो उस संकट का है जिस संकट का रास्ता इस दौर में युद्ध के बाद की परिस्थितियों में निकलना मुश्किल है। तमाम चीजें इस देश के एग्रीकल्चर पर असर डालेगी, तो उन्हें भी हटाकर किसे आप ले आएंगे? शिपिंग महत्वपूर्ण है। इस दौर में समुद्री रास्ते बंद है। सर्बानंद सोनोवाल, सवाल है कि उन्हें जानता कौन है? XYZ कोई भी हो, उससे क्या असर पड़ेगा? लॉजिस्टिक बढ़ चुका है, तो लॉजिस्टिक में तो सोनोवाल और पीयूष गोयल दोनों की समझ, दोनों की भागीदारी क्या मायने रखती है? जो टेक क्षेत्र है वहां पर एआई ने कमाल किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पूरी दुनिया के शेयर बाजार उसी दिशा में जा रहे हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें सीधे तौर पर लगभग 28 लाख लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। और टेक के क्षेत्र में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, जो भी नाम जहन में आता है ले लीजिए, वो अमेरिकन कंपनी ही क्यों ना हो, उन तमाम कंपनियों में बीते 1 बरस के भीतर 1 करोड़ 20 लाख लोगों की नौकरियों पर असर पड़ा है और बड़ी तादाद में लोगों को निकाला गया है।
और लाइन और कतार लगातार लंबी है, तो क्या आप अश्वनी वैष्णव के जरिए कोई मैसेज इस देश के भीतर देना चाहते हैं शायद? और एमईए सबसे बड़े तरीके से फेल नॉर्वे में हुआ, यानी उसको पता ही नहीं था कि वहां पर इस तरीके का एक सवाल खड़ा होगा और उस सवाल के पीछे वहां के स्टेट की मौजूदगी भी हो सकती है, क्योंकि इतने खुले तौर पर एक पत्रकार का सवाल भारत के प्रधानमंत्री से करना उस जगह पर जहां कोई सवाल नहीं होता है, उसके बाद धीरे धीरे बात चलती चली जाए और दुनिया का वह मीडिया जो पश्चिमी देशों का मीडिया है वह भी उस बात को उठा ले, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, खास तौर से नए अलाइनमेंट जो कि इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध के दौर में और ब्रिक्स के भीतर बढ़ती हुई परिस्थिति में भी इजराइल और अमेरिका का साथ देने की स्थिति में, वो फिलिस्तीन हो, वो गाजा हो, वो लेबनान हो, वो इराक हो, वह ईरान हो, इन तमाम चीजों से हटकर भारत का नया रुख है। और जो होने वाला है उसमें विदेश मंत्रालय का हर अधिकारी खुद को जयशंकर ही मानकर चल पड़ा और जयशंकर ने भी खुद को सबसे बड़ा पॉलिटिशियन मान लिया। इसीलिए दुनिया के अलग अलग मंचों पर जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो वो इंटरव्यू इस अंदाज में देते थे कि भारत की राष्ट्रहित सबसे पहले, लेकिन जब जिक्र ईरान और अमेरिका के युद्ध का हुआ तब मामला बिगड़ गया। लेकिन दुनिया के सामने हमारी छवि और हमारा बाजार और हमारी सत्ता उस चकाचौंध में समाई रहे जिसके जरिए यह गारंटी मिलती रहे कि देश पर संकट आ रहा है तो उसकी एवज में लाभार्थी योजना और पैकेज की व्यवस्था के लिए पैसा आपको मिल जाएगा, और यह व्यवस्था हो इस रूप में जिसमें रोजगार का जिक्र कोई नहीं करे, इस देश में प्रति व्यक्ति आय या असमानता जो बढ़ रही है उसका जिक्र कोई नहीं करे, इस दौर में अलग अलग मंत्रियों की कोई पहचान नहीं है, और जब पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम में आप चुनाव जीतने की कोई जद्दोजहद नहीं कर रहे हैं, तो अब आप एक ऐसी इकोनॉमी की दिशा में बढ़ने की कोशिश कीजिए जिसकी कमान अमेरिका के हाथ में हो। तो मुश्किल हालात एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मुश्किल हालात प्रवासी मजदूरों के सामने, मुश्किल हालात इस देश के भीतर सड़क किनारे चलने वाले ढाबे से लेकर बड़े होटलों तक, मुश्किल हालात रियल एस्टेट से जुड़े मजदूर और वहां लगे पैसे को लेकर, मुश्किल हालात इस देश के भीतर बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के महंगे होने को लेकर, मुश्किल हालात इस देश में महंगाई को लेकर, और मुश्किल हालात 2 जून की रोटी और बैंकों में जमा पैसे की कम होती कीमत, इस पर आकर टिक चुका है। भारत के लिए या तो यह महत्वपूर्ण दौर है या मौजूदा राजनीतिक संकट के दौर में सबसे ज्यादा सत्ता के लिए संकट काल भी है, क्योंकि आप 2 हिस्सों में 2 कमान की अगुवाई कर रहे हैं। 2 दिन बाद आपको मार्गो रूबियो के साथ अमेरिका के साथ इकोनॉमिक डील की दिशा में बढ़ना ही है, और चीन के खिलाफ साउथ चाइना सी में क्वाड की पॉलिसी पर मुहर लगानी ही है, और 3 महीने के बाद सितंबर में आपको ब्रिक्स के जरिए डॉलर के खिलाफ लोकल करेंसी और डिजिटल करेंसी को आगे बढ़ाना ही है। भारत केंद्र में जरूर है, लेकिन यह एक ऐसी परीक्षा की घड़ी है जिसमें पहली बार देश के भीतर का हर मंत्रालय, देश के भीतर की हर पॉलिसी और देश के भीतर की वह इकोनॉमी जो लोगों को सीधे राहत दे पाने की स्थिति में नहीं है, वो सरकार पर निर्भरता बढ़ा रही है, और सरकार की निर्भरता उस विदेशी समझौते पर टिक रही है जिसके बीच में कोई संवाद इस देश की जनता का इस रूप में होगा ही नहीं कि वो अपने पांव पर कैसे खड़े हो जाए। तो इंतजार कीजिए कैबिनेट की बैठक का निर्णय और उसके बाद अमेरिका और ब्रिक्स की बैठक के बाद की सोच का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।